मैनेजर, क्या आपके पास राइट्स होती है कि आप जिसको चाहो हायर कर सकते हो? ये एटीएस है क्या? आज के टाइम पे रिज्यूमे सिलेक्शन बहुत ज्यादा ही टफ हो गया है, तो आप बताओ ऑडियंस को कि एटीएस क्या है और वो अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाए कैसे, और क्या ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं? मतलब क्या है ये? मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा रिज्यूमे बनाया, लेट्स से किसी ने पाइथन पे काम किया है, अब वो हर जगह वो ही रिज्यूमे अप्लाई कर रहा है, चाहे जावा की ओपनिंग हो, चाहे फ्रंट एंड की हो, चाहे बैक एंड की हो, वो चीज़ मत करो। तो है ना, जैसे कोई ग्रेजुएट हो गया है, फ्रेशर है और वो अप्लाई कर रहा है, लेट्स से जियो में ही अप्लाई कर रहा है, तो क्या आप लोग फ्रेशर को एक्सपेक्ट करते हो कि उनका कुछ एक्सपीरियंस हो? डेली 100,000 रिज्यूमे देख रहा है ना, उसको पता है कि यार ये एक्चुअली में बंदे ने काम किया है एंड दिस इज जस्ट कॉपीड। इंजीनियरिंग मैनेजर की सैलरी कितनी होती है ऑन एन एवरेज अपने टेक इंडस्ट्री में? अगर ऑडियंस में से किसी को इंजीनियरिंग मैनेजर बनना हो तो पहली चीज, क्या फ्रेशर बन सकता है? अगर कल को मुझे कोई इंजीनियरिंग मैनेजर हायर करना होता है अपनी टीम के लिए, तो मुझे लगता है उसको, कई बार ऐसे लोग आके बोल देते हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती है, बट अंदरूनी बात कुछ और होती है। तो आप मुझे बताओ क्या सच्चाई है डिग्री और स्किल वाले इस कन्वर्सेशन की? एवरीवन टॉक्स कि भाई लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल बना ले, अपने मेंटी को जाके बोलते हैं सब लोग, सबको बताते हैं जॉब चाहिए लिंक्डइन पे जाके बना ले। मैंने सिर्फ इस बेसिस पे रिज्यूमे रिजेक्ट किया है कि उसके कमेंट्स बहुत नेगेटिव थे। तो जियो में आने का क्या प्रोसेस है? मतलब एक काइंड ऑफ रोड मैप, अगर किसी को एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आना हो या फिर कोई और रोल पे, तो क्या होता है पूरा प्रोसेस, एंड क्या आप मेरी ऑडियंस का किसी भी तरीके से हेल्प कर पाओगे, लाइक रेफरल या फिर ऐसा कुछ? तो ये वाला तो रिजेक्ट होगा ही। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़े इंसाइट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग मैनेजर, जियो में काम कर रही है हिना जी। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है उनका आईटी इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में। वो आपको बता रही होंगी कि कैसे हायरिंग्स हो रही होती हैं, क्या गैप मैटर करता है रिज्यूमे में, और आपको कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, बहुत सारा आपको इंसाइट्स मिल रहा होगा। तो शुरू करते हैं। हिना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सौम्या। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो ऑडियंस को मैं बता दूँ, हिना इज़ एन इंजीनियरिंग मैनेजर एट जियो एंड शी हैज़ अचीव्ड बहुत सारी चीज़ें। तो हम इन्हीं से एक बार क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑडियंस के लिए। ज़रूर सौम्या। सो हाय एवरीवन, आई एम हिना अरोरा and engineering manager and a career coach who have helped more than 500 students to land their dream job. I've also built a community of 250k followers on LinkedIn and currently started working on Instagram and started creating a community over there where I'll be sharing with, actually I'm already sharing job opportunities, some of the technical stuffs, how you can grow your career, all these kind of stuff on Instagram. एंड या वहाँ पे भी 70,000 की ऑलमोस्ट कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। सो या आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी। काफ़ी सही। एंड मतलब हमारे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग थे जैसे इंजीनियरिंग मैनेजर आके आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये बहुत ही कम था। तो आई थिंक काफ़ी लकी है अभी वाली जनरेशन, दे हैव गॉट सो मच ऑफ एक्सपोजर, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग मैनेजर, सब लोग आकर बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ऑडियंस के माइंड में रहता है, एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर क्या आपके पास राइट्स होती है कि आप जिसको चाहो हायर कर सकते हो? सौम्या, आई वुड से यस, मैं जिसको चाहूँ उसको रिकमेंड कर सकती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं जिसको चाहूँ उसको हायर नहीं कर सकती हूँ। लेट्स से अगर कोई मेरा मेंटी है और ही इज़ परफॉर्मिंग गुड और मेरी ऑलमोस्ट सेम ओपनिंग आई हुई है मेरी टीम में, तो ऑब्वियसली आई कैन रेफर हिम, ही कैन गो थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक आप इंटरव्यू एटलीस्ट ये हो सकता है कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा। वो वाला जो एक फेज होता है ना, जहाँ पे बच्चे फंस रहे होते हैं कि उनका रिज्यूमे नहीं सेलेक्ट हो रहा या उनको कॉल्स नहीं आ रही, तो वो वाला पाथ आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी, बिकॉज आज के टाइम पे इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली कनेक्ट विद योर मेंटर। एक मेंटर चूज़ करना आज के टाइम पे बहुत ईजी है थ्रू लिंक्डइन। तो अगर आप लेट्स से किसी को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है या किसी को बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो सेम जर्नी से जा चुका हो एंड उसकी गाइडेंस में थोड़ी लर्निंग करो एंड देन
उसकी कंपनी में ओपनिंग आएगी तो सबसे पहले वो आप ही को रेफर करेगा, अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे होगे तो। राइट, आई एग्री। तो आपने अभी तक कितने स्टूडेंट्स को मेंटर किया, लाइक 1-on-1 जो कि बढ़िया कर रहे हैं या फिर जिनकी जॉब लगी हो, ऐसा कुछ स्टोरी है? So as such, I don't have a number, but I would give an example of 1 or 2 mentees. एंड आई रिमेम्बर आप ऐसे हम लोग इवेंट्स में भी जाते हैं तो कई बार आप गाइडेंस दे रहे होते हो कॉल पे और ये सब। So ऐसे ना मेरी mentees वगैरह से बात होती रहती है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बैठी हूँ और अगर उन्हें उसी टाइम पे हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हैं, नहीं। लाइक हम लोगों का ना एक थोड़ा सा डिफरेंट ही बॉन्ड है, जिसमें अगर मैं नहीं भी अवेलेबल हूँ ना तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ देंगे, ठीक है। मैं जब भी अवेलेबल होती हूँ तो आई ट्राई टू एटलीस्ट आंसर देयर क्वेश्चंस। तो वो वाला बॉन्ड वी शेयर। एंड वन ऑफ माय मेंटी जिसके साथ तो मैं अब खुद ही अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो हाँ, तो आई गेस जर्नी आपकी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद योर मेंटोर। क्या बात है, बढ़िया। तो अभी तक कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू आपने लिया है इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पास में सब मिला के, अप्रॉक्स कितने इंटरव्यूज लिए हैं आपने? काफ़ी लिए हैं, अगेन नंबर्स नहीं है ना, बट काइंड ऑफ 100+ मोटा मोटा आराम से होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम कंपनीज ऑल्सो मैं वैसे भी इंटरव्यूज़ वगैरह लेती रहती हूँ, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह लेती रहती हूँ, तो लाइक 100+ ही होगा नंबर। बट वन ऑफ माई मेमोरी आई वुड लाइक टू शेयर, मैं जब फर्स्ट इंटरव्यू लेने गई थी तो मैं अपने कॉलेज में गई थी। अच्छा। मेरी फर्स्ट कंपनी से ही। अच्छा। राइट, तो वो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था कि आप अपने ही कॉलेज में अपने जूनियर्स को गए हो इंटरव्यू करने। वाओ। राइट, वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। एंड सेकेंड मोमेंट वॉज व्हेन आई वेंट टू MNIT इलाहाबाद। अच्छा। सो मैं एक्चुअली प्रयागराज इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पे इस बार मैं एज अ बेटी नहीं गई थी, अपने घर वालों से मिलने नहीं गई थी, बट MNIT जैसी कॉलेज में इंटरव्यू लेने गई थी। ये MNIT जैसी कॉलेज जो है वो मेरा ड्रीम कॉलेज था एक टाइम पे, तो वहाँ पे इंटरव्यू लेना वाज प्राउड मोमेंट। क्या बात है। आपने इतने सारे इंटरव्यूज है ना लिए हैं, मैं ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोग का बहुत ज़्यादा डाउट आता है ये ATS है क्या, और आज के टाइम पे रिज्यूमे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ही टफ हो गया है। मतलब मेरे टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना ज़्यादा इशू कभी नहीं फेस किया, मे बी बिकॉज मैंने अपनी प्रोफाइल अच्छी बना रखी थी और काफ़ी सारे रिक्रूटर्स खुद आते थे, रीच आउट करते थे। बट जो भी है, आज के टाइम पे मैं देख पा रही हूँ रेज्यूमे स्क्रीन होना ही बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो आप बताओ ऑडियंस को कि ATS क्या है और वो अपने रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाएं कैसे, और क्या ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या है ये? ठीक है, तो आई गेस ये काफ़ी सही क्वेश्चन है, बिकॉज ये डाउट काफ़ी लोगों को रहता है। एंड इवन मेरे मेंटीज भी ये सबसे पहला ही उनका क्वेश्चन या डाउट यही रहता है कि मैम रिज्यूमे ही नहीं सेलेक्ट हो रहा। तो एक ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है गाइज, जिसमें आपका जो रिज्यूमे है ना वो एक तरह से आप ये मानो कि एक JD के अगेंस्ट में कंपेयर हो रहा है। वहाँ पे आपके कुछ सेलेक्टिव कीवर्ड्स हैं। लेट्स से कोई हायरिंग हो रही है जो फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए हो रही है, जिसमें उन्हें रिएक्ट नेटिव का बंदा चाहिए और उसमें जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS चाहिए। अब वो ये कीवर्ड्स ना आपके रिज्यूमे में ढूंढेंगे। अगर ये कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, इसको अगर आप एक कोडिंग की लैंग्वेज में देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल है, 2 लिस्ट है, आप कंपेयर कर रहे हो और जितनी ज़्यादा लिस्ट से डेटा मैच होता जा रहा है आपका सिलेक्शन का स्कोर उतना ज़्यादा होता जा रहा है, ATS का स्कोर उतना ज़्यादा होता जा रहा है, टू बी इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। तो आप मेक श्योर करो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने रिज्यूमे को ना पहले अपने JD को लाइक रीड कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, एंड देन उसमें से आपके अंदर क्या स्किल्स हैं उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा रिज्यूमे बनाया, लेट्स से किसी ने पाइथन पे काम किया है, अब वो हर जगह वो ही रिज्यूमे अप्लाई कर रहा है, चाहे जावा की ओपनिंग हो, चाहे फ्रंट एंड की हो, चाहे बैक एंड की हो। वो चीज़ मत करो। अगर तुम्हें पता है कि बीच में एक ATS सिस्टम है, देन मेक श्योर आप उसको सही से डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। एंड अनदर क्वेश्चन वाज कि क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन ATS यूज़ करती हैं, तो नहीं, सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती हैं, यूज़ करते होंगे जो खुद से पढ़ पाएं। एग्जैक्टली। अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टार्टअप वगैरह, या फिर जहाँ पे आप डायरेक्टली HR को रिज्यूमे भेज सकते हो, वहाँ पे आप जितना
मन चाहे उतना फैंसी रिज्यूमे बना लो, ठीक है, जितनी क्रिएटिविटी दिखानी है दिखा लो, बट अगर आप कहीं भी ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे बीच में ATS है, कीप इट सिंपल, कीप इट प्लेन, एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ हेडिंग्स होती हैं, तो आप मेक श्योर करो कि आप वो ही हेडिंग्स डाल रहे हो। अब स्किल्स की जगह ना आप स्किल्स ही डालो, ऐसा नहीं है वहाँ पे आप कुछ और उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड्स डाल रहे हो, बिकॉज अगेन यू नो जब ATS आपके रिज्यूमे को रीड कर रहा है वो एक सेक्शन को ढूंढ रहा है, एक्सपीरियंस का सेक्शन उसने ढूंढा, अगर उसको एक्सपीरियंस का सेक्शन लेट्स से अकम्पलिशमेंट नाम से मिल रहा है तो हो सकता है वो उसको रीड ही नहीं कर पाए। तो एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स जहाँ डालें वहाँ प्रोजेक्ट्स डालो, स्किल्स डालें वहाँ स्किल्स डालो, एंड ज़्यादा टफ नहीं है रिज्यूमे बनाना। लोगों ने इसको बहुत ही बज़ बना दिया है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे है, ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। बहुत इजी है, एक कोई भी टेम्पलेट उठाओ और उसमें अपने स्किल्स डालो और प्रोजेक्ट्स डालो, दैट्स इट। तो है ना, जैसे कोई ग्रेजुएट हो गया है, फ्रेशर है और वो अप्लाई कर रहा है, लेट्स से जियो में ही अप्लाई कर रहा है, तो क्या आप लोग फ्रेशर को एक्सपेक्ट करते हो कि उनका कुछ एक्सपीरियंस हो, पहले मतलब इंटर्नशिप करी हो? अगर किसी ने नहीं करी है तो क्या एकदम डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हो, कैसे होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ATS वाला सीन आ जाता है, वहाँ से अगर आगे अगर आपका रिज्यूमे आता है तो एक HR के पास आता है, HR आपको कॉल करता है, समझने की कोशिश करता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर फ्रेशर है तो इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करेगा कि आपका कुछ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेक श्योर कि आपने एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स किए हों कॉलेज में या अपने मेंटोर के साथ या अपने कॉलेज में ही अपने प्रोफेसर के साथ कोई ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हों। आई वुड से लाइव नहीं हो चलेगा, ठीक है, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जिसको आप अच्छे से डिफाइन कर सको और जिससे एक्चुअली में आपने कुछ सीखा हो। ये नहीं कि आप अब अप्लाई करने जा रहे हो, सेमेस्टर का एंड आ गया है, अब जॉब अप्लाई करनी है तो उसके लिए कुछ भी क्लोन बना लिया एंड उसको डाल दिया, वो बहुत बेकार लगता है। वो बहुत क्लियरली पता चल जाता है, जो डेली 100,000 रिज्यूमे देख रहा है ना, उसको पता है कि यार ये एक्चुअली में बंदे ने काम किया है एंड दिस इज जस्ट कॉपीड, तो वो बहुत ही क्लियरली रिज्यूमे से ही पता चल जाता है। आई एग्री टू दिस। और मेरे ख्याल से अगर आप इंटर्नशिप करते हो, पहले आपका एक्सपीरियंस है कोई, जैसे किसी कोडिंग कंपटीशन में जीते हो, हैकेथॉन किए हो या फिर ओपन सोर्स किए हो, तो ये सब चीज़ें काफ़ी एड ऑन कर देती है। एग्जैक्टली। बेसिकली देखो, अगर एक ओपनिंग है और 2 रिसोर्स है, 2 रिज्यूमे हैं, एक दोनों फ्रेशर्स के हैं, एक ने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है, एक ने प्रोजेक्ट भी बनाया है, हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया है, एंड लेट्स से उसने कुछ इंटर्नशिप भी की है, तो ये वाला तो रिजेक्ट होगा ही, चाहे उसके एकेडमिक में 90% हो, 99 परसेंटाइल हो, इसके चाहे 60-70% हो, बट इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है, तो यहाँ पे तो ये रिजेक्ट हो गई। राइट। तो मैं जानना चाहती हूँ ऑडियंस में से भी, आप में से कितने लोगों ने हैकेथॉन्स या ओपन सोर्स ये सब किया है, कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है जान के कि ऑडियंस मतलब कहाँ क्या कर रही है। मैं हमेशा से गाइडेंस देती आई हूँ कि Tier 3 से हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके वहाँ पे कंपनीज भी नहीं आ रही, राइट? तो वो आपके ही हाथ में है कि आप अपनी प्रोफाइल को कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अच्छा बना सकते हो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बहुत सारी चीज़ें करो। एंड इज टू एड ऑन टू दिस सौम्या, सिर्फ करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको शोकेस करना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए बट वो मेरे ही लोकल तक है, किसी को पता ही नहीं है। भाई आपका छोटा सा भी प्रोजेक्ट है ना, गिटहब पे डालो और उसको मीडियम में या लिंक्डइन जैसे जगह पे शेयर करो, जस्ट कि तुमने क्या सीखा, तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करो। ऑब्वियसली आप पूरा थॉरली प्रोजेक्ट नहीं वहाँ पे डाल सकते, बट उससे कुछ तो सीखा होगा जो आप वहाँ लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। जैसे जो भी किया, मान लो आपने एक ऐप बनाया या फिर आपने कुछ ऐसे, मान लो नॉन टेक में हो आप, एडिटिंग आप करते हो, तो एक स्निपेट वगैरह डाल के ऐसे वो करके डाल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड टुडे। वो भी तो आपका एक प्रोजेक्ट है। कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग रिलेटेड आप चीज़ें वहाँ पे डाल सकते हो कि मैंने ये ब्लॉग लिखा और ये ऐसे ऐसे। तो आई थिंक आज के टाइम पे एक्टिव होना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। ठीक है, बढ़िया, काफ़ी मज़ेदार डिस्कशन हो रहा है। अब मैं थोड़ा नंबर्स, पैसे की बात करना चाहूँगी। इंजीनियरिंग मैनेजर की सैलरी कितनी होती है ऑन एन एवरेज अपने टेक इंडस्ट्री में? अगेन आई नो कि छोटी कंपनीज में कम होगी, बड़ी कंपनीज में ज़्यादा होगी, बट ऑन एन एवरेज बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है सौम्या।
एक्सपीरियंस और वो सब के एक्सपीरियंस पे, कंपनी पे, प्रोजेक्ट्स पे, स्किल्स पे, लोकेशन पे, एंड आपका किस चीज़ में नॉलेज ज़्यादा है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, पीपल मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे होता है। प्लस आई वुड से अगर आप सेम ही कंपनी में लेट्स से 7-8 साल से हो, आपने स्विच नहीं लिया है और वहाँ पे कोई एक ऐसा इंजीनियरिंग मैनेजर आ रहा है जो स्विच लेके आ रहा है, उसकी ज़्यादा होगी राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत वेरी करती है। लाइक मैं आपको एक रेंज बता सकती हूँ, इंजीनियरिंग मैनेजर की सैलरी 20 LPS से स्टार्ट होके 1 CR तक जा सकती है। तो इतना वाइड रेंज है ये, मतलब अगर आप इसको नेट पे जाके सर्च करोगे ना तो आपको ऐसे बोल देगा कि 20 से 50, बट आई नो पीपल जिनका 50+ है, जिनका 1 CR प्लस है, एंड प्रोफाइल इज इंजीनियरिंग मैनेजर राइट। तो अगर आप छोटी कंपनी में हो, ठीक है, 10-15 लोग की कंपनी है, कंपनी आपकी स्टार्ट हुई है एंड यू हैव बीन हायर्ड एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर टू टेक केयर ऑफ द टीम, टू स्टार्ट समथिंग, तो हो सकता है वहाँ पे आपका CTC कम बेस कम हो, बट हो सकता है वहाँ पे आपको इक्विटी ज़्यादा मिल रही हो राइट। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो गाइज वेरी बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप इस प्रोफाइल के लिए देख रहे हो तो रिसर्च बहुत अच्छे से कर लेना कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो वहाँ का रेंज क्या है। ये तो जो मैंने बताया ना कि 20 से 1 CR, ये तो ओवरऑल इंडिया का या आउट ऑफ इंडिया का एक रेंज है। बट लेट्स से आप MNC में जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ का रेंज ज़रूर देख लेना। तो आपका कितना सैलरी है अभी? कॉन्फिडेंशियल, लेट्स कीप इट कॉन्फिडेंशियल ओनली। चलिए ठीक है, हमें नंबर्स नहीं पता चले, मैं अलग से पूछ लूँगी। ठीक है, गुड ट्राई। अगर ऑडियंस में से किसी को इंजीनियरिंग मैनेजर बनना हो तो पहली चीज़, क्या फ्रेशर बन सकता है? ओके, नो। ओके, हम एक्सपीरियंस आपकी जर्नी आप बता दो, आपने कैसे पहले आप लाइक डायरेक्टली लीडरशिप रोल से शुरू किया था या फिर जर्नी आप एक्सप्लेन मैं पूरी जर्नी ही बता देती हूँ। सो आई स्टार्टेड एज अ इंटर्न, ठीक है, वहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो मेरा रोल जो था वो पूरा टेक्निकल ही था स्टार्टिंग से। सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन C++ एंड AI/ML इन द स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ करता था। एंड व्हेन आई स्विच्ड, तो मैंने वहाँ पे नेक्स्ट कंपनी में जैसे डिमांड आती थी मैं उस चीज़ पे काम करती थी। तो मैंने एंड्रॉइड पे काम किया था, देन मैंने PHP पे काम किया था। तो फिर मैंने PHP पे काम किया था एज अ बैकएंड डेवलपर। वहाँ से मेरा बैकएंड इंजीनियरिंग वाला जो पाथ है वो स्टार्ट हो गया था। देन मैंने सेम कंपनी में PHP के बाद पाइथन पे काम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद व्हेन आई स्विच्ड, अगेन मेरा रोल बैकएंड था, बट थोड़ा सा लैंग्वेजेस चेंज होती जाती थी, कभी ROR पे कर रही हूँ, कभी जावा पे थोड़ा बहुत कर रही हूँ, कभी पाइथन पे। सो आई वुड से मोर ऑफ अ बैकएंड था, बट ये था, ठीक है। सो अगर मैं एक रोड मैप की बात करूँ तो जनरली एक ये रोड मैप होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फिर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसके बाद एक रोल आता है, या तो उसको कई जगह SD3 बोला जाता है या फिर टेक लीड बोला जाता है। इस वाले रोल में ना आप वो सारी इन्फॉर्मेशन गेट या वो सारी क्वालिटीज़ आपको शोकेस करनी होती हैं जो आपका नेक्स्ट पाथ डिसाइड करेगी। SD3 के बाद भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ही रहना है, दे डोंट वांट टू मैनेज पीपल, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पाथ डिवाइड होता है, या तो आप टेक्निकल आर्किटेक्ट की साइड जा सकते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग मैनेजर की साइड जा सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग मैनेजर बनना चाहते हो, इन दैट केस आपको लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी, कोलैबोरेशन क्वालिटी, ये सारी होनी चाहिए, पीपल मैनेजमेंट, ये सारी होनी चाहिए विद टेक्निकल स्किल्स, राइट। और अगर आप एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट जा रहे हो तो वहाँ पे मोर ऑफ आपका टेक्निकल ही देखा जाता है, लाइक सिस्टम डिज़ाइन कैसे कर रहे हो आप LLD कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, स्केलेबिलिटी लाइक स्केलेबल सिस्टम वगैरह कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल होता है। ठीक है, तो आपने मतलब ड्यूरेशन वाइज आप थोड़ा बताओगे कि लेट्स से 2017 में इंटर्न करा, फिर ऐसे करके थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, लाइक ऑडियंस को एक आइडिया लगेगा कि कितने टाइम में वो लीडरशिप रोल्स तक पहुंच सकते हैं, मतलब बट आई थिंक अगेन प्रमोशन वो सब सबके केस में अलग होगा, थोड़े वेरी करते हैं, बट स्टिल आई गेस
ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। हाँ, तो हाँ। आप एक बार बता दो अपना। ठीक है, तो आई स्टार्टेड इन 2016 एज एन इंटर्न इन जनवरी, अच्छा। एंड देन मैं सेम कंपनी में तो ही आपको एज अ ग्रेजुएशन उस टाइम हो गई थी उसके? नहीं अच्छा, मेरा चल रही। 2016 मई में मैं पास आउट हूँ, लाइक अप्रैल अच्छा। में जो भी होता है, जून जुलाई में, बट या जनवरी में मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी कॉलेज से ही। उसकी अलग स्टोरी है, विल शेयर दैट कभी और किसी दूसरे पॉडकास्ट में मे बी। एंड उसके बाद पीपीओ मिल गया था सेम कंपनी से, तो मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया था एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे 1 साल करा। वहाँ पे 1 साल किया। ठीक है, फिर स्विच किया। उसके बाद स्विच किया एक स्टार्टअप में, जहाँ पे मैंने PHP पाइथन इन सारी टेक्नोलॉजीज पे एंड्रॉइड वगैरह पे काम पहली किया था। सैलरी कैसे स्टार्ट किया था? पहले की सैलरी तो अभी आप बता सकते हो। आई गेस जब इंटर्नशिप के टाइम पे आई यूज टू गेट 8,000 इन हैंड, ऐसा कुछ था। ठीक है। और लाइक फर्स्ट सैलरी से मैंने घर पे अपनी मम्मी को वॉशिंग मशीन दिलाई थी। आई स्टिल डू रिमेम्बर, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था भाई ने क्योंकि 8,000 में तो नहीं आनी थी, बट हाँ वो फर्स्ट वो था। हाँ, सो 8,000 से शुरू किया था। उसके बाद मैंने 1 साल के बाद स्विच किया था। वहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट कंपनी थी, वहाँ पे मेरा ये था कि अब मुझे यहाँ पे रुकना है, तो आई स्टे देयर फॉर 4 years। अच्छा, वहाँ पे कितना पैकेज था? ऐसे कर करके आप आ जाओगे ना। नहीं, करंट का हम नहीं जानेंगे, पास्ट का तो जान सकते हैं ना। सो उससे उन्हें आइडिया मिलेगा ऑडियंस को कि कितना इंक्रीमेंट होता है और वो सब स्विच करने पे। आई वुड टेल यू गाइज वन थिंग, जो ये 2021 का बस था ना, उस पे बिल्कुल भी मत जाओ। वो एक कोविड के बाद का एक अलग ही बस था, जहाँ सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आने लगी थी। हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हर छोटा बंदा उठ के एंटरप्रेन्योर बन रहा था, हर दूसरे बंदे का एक स्टार्टअप था। तो वहाँ उस टाइम पे हायरिंग बहुत हो रही थी। कंपटीशन इतना, मतलब जितना कंपटीशन नहीं था, उससे ज़्यादा हायरिंग हो रही थी, राइट। तो सबको पैसे बट के मिल रहे थे, हर दूसरे बंदे को। तो ये जो आप इस पे देखते रहते हो ना यूट्यूब पे कि इसका पैकेज 1 CR कैसे हुआ, उसका पैकेज इतना कैसे हुआ, आप खुद देख लेना, वो 2021 2022 के अराउंड की ही बात होगी। एंड यार कंपोनेंट्स भी तो होते हैं ना, मतलब हाँ, यू गेट स्टॉक्स और कितने सारे बेस लोग ये करते हैं, जैसे 80 LP है तो 80 LP डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं, तो इतना लाख पर मंथ मिलता है। राइट, दैट्स नॉट द रियलिटी। मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और कई लोग जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं उसको भी पैकेज में ही इंक्लूड कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जो कि कैश के फॉर्म में होते भी नहीं है। तो हाँ, मतलब उस हिसाब से पैकेज काफी वो हो जाता है। बट स्टिल लाइक जब आपने 4 साल वहाँ पे काम किया, तो एग्जिट करते टाइम अप्रॉक्स कितना था? मैंने जब स्विच किया था 4 साल के बाद, तो आई वुड टेल यू कि मेरा 90% हाइक पे स्विच किया था मैंने। ठीक है, अब मेरी प्रीवियस कंपनी में क्या थी, उसके बाद मैंने क्या लिया, वो सब आप जाके रिसर्च करना थोड़ा। बट हाँ, वो मेरा एक अच्छा जंप हुआ था। एंड उसका रीज़न भी था कि मेरे पास ESOPs थे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई छोटी कंपनी में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको ESOPs मिल रहे हो, है ना, क्योंकि वो आपका एक नेगोशिएशन के टाइम पे बहुत अच्छा पॉइंट होता है, राइट। बिकॉज वो दिखने वाले मनी नहीं है, बट वो डिजिटल मनी है जो कि कभी ना कभी आपको मिलते हैं, राइट। तो वहाँ पे आप इजीली नेगोशिएट कर सकते हो। ऑलवेज इंक्लूडेड इन पैकेज एज वेल, मतलब जो पैकेज लोग थंबनेल पे रहता है उसमें ESOPs वो सारी मोस्टली RSU इक्विटी या ESOPs के नाम पे रहता है, होता है वो। तो जब 4 साल आपने वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही काम किया या फिर प्रमोशन सीनियर हुए थे? हाँ, तो मैं वहाँ पे एज अ SD2, पहले तो लाइक SD1 थी, फिर SD2 थी। ये सेकंड वाली कंपनी है? ये सेकंड वाली कंपनी थी। सेकंड वाली के बाद मैं बायजूस में आई थी। बायजूस में एज अ SD3 थी। एंड वहाँ पे SD3 को टेक लीड बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा टेक लीड वाला रोल था। ठीक है, फिर बायजूस के बाद जियो? बायजूस के बाद जियो। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे मैं एज अ टेक लीड या SD3 बोल सकते हैं, वैसे आई थी। एंड विद इन 6 months आई गॉट प्रमोटेड एज इंजीनियरिंग मैनेजर। सेम टीम में? सेम टीम में। इसके लिए भी एक सजेशन है टू एवरीवन, जो भी आप नया रोल देख रहे हो, वो अपने मैनेजर को बहुत ही क्लियरली बताओ, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने क्या किया था, अपने मैनेजर को ना अपनी फर्स्ट मीट पे ही बता दिया था कि दिस इज माई विजन, मुझे अभी नेक्स्ट ये चीज़ मैं मुझे करियर ग्रोथ में ये देख रही हूँ। एंड फ्रॉम द वेरी
स्टार्टिंग मतलब 1-2 वीक्स में ही मैंने उनको बोलना स्टार्ट कर दिया था कि जो भी वो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्निंग में स्क्रम कॉल लेना, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने उनसे खुद से बोला कि लाइक आई वांट टू टेक दिस कॉल्स, राइट। तो धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ उनको दिखाते रहना पड़ेगा कि यू आर एक्चुअली रेडी फॉर दिस रोल। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले रोल मिल जाएगा और बाद में आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो पहले वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, देन वो एज अ नेम टैग आपको मिल ही जाएगा। राइट, आई कम्प्लीटली अग्री। ठीक है, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मतलब मुझे भी मिला कैसे क्या चीज़ें होती हैं। कूल। तो सौम्या, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? मतलब आप क्या सोच रहे हो कि आपको इंजीनियरिंग मैनेजर के साइड जाना है फ्यूचर में, या तो मेरे इसको इंटरेक्टिव भी रख सकते हैं ना। सो आप क्या सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर जाना है या टेक्निकल आर्किटेक्ट, या कुछ और ही प्लान है? मतलब इससे आई गेस ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि हमारी सौम्या दी को उनके क्या ड्रीम्स हैं। राइट, ठीक है। तो मुझे अभी मतलब मैं बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री की उधर ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हूँ, मतलब थोड़ा ऐसे बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अपना स्टार्टअप और वैसा कुछ। ठीक है, मतलब ये हम डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट के बाद। राइट, तो बहुत ज़्यादा आई डोंट टॉक अबाउट गोल्स पब्लिकली, बट हाँ मतलब बिकॉज आई एम डूइंग ऑब्वियसली लाइक मल्टीपल चीज़ें, तो आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि किस डोमेन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और किस में ज़्यादा पैसा है, तो मनी मैटर्स। मनी मैटर्स। कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंजीनियरिंग मैनेजर की एग्जैक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो समझते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप तब तक वो ड्रीम नहीं देख सकते कि मुझे वो बनना है जब तक आपको पता ना हो कि वहाँ पे करना क्या होता है। जैसे अगर मुझे कोडिंग करने में मज़ा आता है तो कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम होगा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अगर मुझे डिज़ाइन पसंद है तो मे बी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर या फिर उस साइड ऑफ थिंग्स में जाएंगे। तो एग्जैक्टली मैनेजर करता क्या है, इंजीनियरिंग मैनेजर क्या वो चीज़ मेरे लिए है, लाइक वो ऑडियंस सोच पाएगी। तो आप वो बताओ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैं पहले ये बताती हूँ कि इंजीनियरिंग मैनेजर एक स्टैंड कहाँ करता है, फिर उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आते हैं। तो आप ये इमेजिन करो कि ये इंजीनियरिंग मैनेजर है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैनेजर बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका टेक्निकल आर्किटेक्ट है, और यहाँ पे आपकी पूरी टीम है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर तो आके बता देगा कि भाई बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है। अब एज अ टेक्निकल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है विद इन दिस इकोसिस्टम। अचीव तो कुछ भी हो सकता है, बट जो अभी आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो सारी चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल हैं या नहीं है। तो ये सारे डिसीजंस प्रोडक्ट मैनेजर एंड इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ होते हैं। फिर इंजीनियरिंग मैनेजर जाता है अपने टेक्निकल आर्किटेक्ट के पास, एंड यहाँ पे अब सारे टेक्निकल डिस्कशंस हो रहे होते हैं कि हमें कैसे सिस्टम डिज़ाइन करना है। क्या हमारे पास जो ऑलरेडी सिस्टम है हम उन्हें यूज़ करेंगे, या फिर हमें कुछ नया सिस्टम बिल्ड करना है, उसको कैसे स्केलेबल बनाना है, उसको कैसे रिलायबल बनाना है। कल को अगर मिलियंस ऑफ यूजर्स आ जाते हैं तो आपका सिस्टम इतना रॉबस्ट होना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर सके। तो ये सारे थॉट्स को माइंड में रख के आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हो विद अ टेक्निकल आर्किटेक्ट। अब इस चीज़ को एक कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक कोड लिखने के लिए आपके पास एक पूरी टीम बैठी है। उसमें आप जाओगे अपने टीम लीड के साथ, अपने बाकी SD1 SD2 के साथ डिस्कस करोगे कि दिस इज़ व्हाट वी आर बिल्डिंग एंड दिस इज़ हाउ। मतलब यहाँ पे आपको ये भी डिसीजन लेना है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप कोड लिखोगे, किस कोडिंग लैंग्वेज को आप यूज़ करोगे। यहाँ पे भी सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिसीजंस आप ही के हाथ में होते हैं। सो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, एंड ये आपकी एक हो गई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आपको मैनेज करने हैं पीपल, आपको मैनेज करने हैं कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन टीम्स। आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों टाइप के मिलेंगे। तो यू शुड बी रेडी विद दैट कि आपको एक बच्चे को नर्चर करना है। आप उस स्टेज पे होते हो जहाँ पे आपकी टीम जो होती है वो आपके बच्चे होते हैं। कभी वो टेक्निकली किसी चीज़ों में फंस रहे होते हैं, कभी पर्सनल चीज़ों में फंस रहे होते हैं। तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान रखनी है। देन जो आपके बच्चे हैं उनका करियर ग्रोथ क्या रहेगा, प्रोग्रेशन क्या रहेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहना,
उनसे फीडबैक लेते रहना सो दैट आप अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स कर सको विद टाइम। इसके अलावा इन बच्चों के जैसे अचीवमेंट्स वगैरह हो गए, इनका अप्रेजल वगैरह, ये सब भी आपके हाथ में होता है। पैसे दो, किसको कितने पैसे दो, बोनस दो, कितना बोनस दो, ये सारे डिसीजंस भी आपके हाथ में होते हैं। बेसिकली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज होते हो विद इन अ टीम एंड विद अ स्टेक होल्डर, राइट। तो वो ब्रिज आप तो आपने कंप्लीट जैसे करते वो हो। डायग्राम एक्सप्लेन किया, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजर और टेक्निकल आर्किटेक्ट आपसे इंजीनियरिंग मैनेजर से ऊपर होते हैं? नहीं, वो सेम लेवल पे होते हैं। वो आपने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा हाँ, करा वो था। ट्री बनाने के लिए मैंने ठीक है। एक्सप्लेन किया था। ठीक है, cool। सो जो टेक्निकल आर्किटेक्ट होते हैं ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहते हैं। जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं इनकी एक अलग ही टीम होती है जिसमें सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड ऑल होते हैं। तो वो एक अलग ही पूरा वो क्लाइंट के साथ काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं, डिस्कस करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर राइट नॉन टेक्निकल मोस्टली वो सब समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या चाहिए, क्या फीचर्स डालने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। फिर वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको टेक का नॉलेज है तो आप थोड़ा अपने हिसाब से चीजें करोगे। राइट। बढ़िया। सो प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, एक लेमैन लैंग्वेज लेके आता है कि हमें ये बिल्ड करना है। अब इंजीनियरिंग मैनेजर उसे टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है कि ये कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, बढ़िया। और जितना मैं समझ पाई, आई थिंक आपको 6 साल लगे टू गेट इनटू मोर देन, हाँ, लाइक 6 to 7 years आई वुड से। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से धीरे धीरे ट्रांजिशन आपने फिर लीडरशिप रोल में लिया। तो यार इसमें कोई ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपने लीडरशिप रोल के लिए किया था जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, या फिर जस्ट आप टीम में इन्वॉल्व थे और यू शोकेस्ड कि मैं ये रोल्स लेने के लिए रेडी हूँ, या फिर कुछ सर्टिफिकेशन? नो, सर्टिफिकेशंस मैंने कोई नहीं किया था। कुछ ऐसे होता है इम्पोर्टेंट? नहीं, एज सच इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। बिकॉज सी, इसमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, दो नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, लाइक पीपल मैनेजमेंट एंड ऑल, लीडरशिप आई वुड से। तो टेक्निकली तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, राइट, 6 साल 7 साल लगा के। एंड नॉन टेक्निकल भी ना आप विद शोकेस करो एंड विद एक्सपीरियंस आती रहती है। जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं ना, लेट्स से आप एज अ SD2 कहीं पे जाके अपना पॉइंट रख रहे हो कि नहीं, मैं ये चीज़ लेट्स से MongoDB में नहीं SQL में बिल्ड करूँगा, और आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, राइट। आप एज अ SD3 हो, आप छोटी छोटी टीम लीड करना स्टार्ट कर देते हो जब आप टेक लीड होते हो, SD3 होते हो। तो वहाँ पे आपकी टीम लीडिंग स्किल्स दिखने स्टार्ट हो जाती है। जस्ट कि आप कैसे उसे शो कर पा रहे हो अपने सीनियर्स के सामने, दैट मैटर्स। बट हाँ, किसी को अगर करना है लीडरशिप, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे नहीं है इस बारे में नॉलेज, तो देयर आर मेनी ऑनलाइन कोर्सेज या लीडरशिप से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद कोई मैनेजर या फिर लीडरशिप रोल्स में जा रहा है, ऐसा मतलब कोई केस नहीं होता? हाँ, या तो देखो आप MBA से आ रहे हो, अच्छा। राइट। उस केस में मैंने देखा है कि लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले रोल में जाते हैं। इवन मैंने ऐसे भी देखे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डायरेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले रोल में आते हैं। बट एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर एक आध दो स्टार्टअप्स में सुना है मैंने, बट मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि अगर कल को मुझे कोई इंजीनियरिंग मैनेजर हायर करना होता है अपनी टीम के लिए, तो मुझे लगता है उसको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों नॉलेज आनी चाहिए एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी वजह से मैं अगर हायर करने जाऊँगी तो मैं ऐसा बंदा हायर करूँगी जिसको एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, ग्राउंड एक्सपीरियंस हो, ना कि कॉलेज के प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो एक थोड़ा विवादित टॉपिक उठाते हैं। कई बार आपने भी सुना होगा, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ऐसे एक कैंपेन भी रन हुआ था डिग्री वर्सेस स्किल्स का, राइट। तो मतलब आजकल ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा बोलने लगे कि यार डिग्री बिल्कुल मैटर नहीं कर रही होती है, बस स्किल सीखो और बढ़िया सेट हो जाओगे आप। तो आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से हो, यू हैव लाइक मोर देन 8-9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक कुल मिला के, है ना। तो आपके हिसाब से कैसे चीज़ें हो रही हैं अपनी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे? आपकी कंपनी में या फिर पास्ट में जितनी कंपनीज में आपने काम किया उन सब में क्या डिग्री मैटर कर रही होती है? क्योंकि मेरे ख्याल से ऑडियंस को सच्चाई पता होना ज़रूरी है। कई बार ऐसे लोग आके बोल देते हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती है, बट अंदरूनी बात कुछ और होती है ना। जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, आप एकदम से सिस्टम को नहीं ब्रेक कर सकते। डिग्री करते हैं लोग, कुछ वजह होती है तभी करते हैं, राइट। मतलब फालतू में 4-5 लाख 10 लाख 12 लाख लोग क्यों फेंक रहे हैं? Exactly. अगर डिग्री का कोई एकदम ही महत्व नहीं है तो क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो आप मुझे बताओ क्या सच्चाई है डिग्री और स्किल वाले इस कन्वर्सेशन की?
यार मेरे हिसाब से डिग्री वर्सेस स्किल्स तो होना ही नहीं चाहिए, डिग्री एंड स्किल्स होना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्किल्स पे फोकस कर रहे हो विच इज़ गुड, लेट्स से आपने 12th के बाद ही खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड पूरा स्किल्स पे फोकस किया, 2 साल लग के प्रोजेक्ट्स बनाए विच इज़ गुड, बट बहुत ही कम कंपनीज होंगी जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी, काफी ब्लॉकर्स आएंगे, बहुत ब्लॉकर्स आएंगे। या तो देखो एज अ स्किल्स ओनर, ठीक है, मैं इसको एज अ स्किल ओनर बोलूँगी कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप खुद से अपना क्लाइंट ढूंढ सको और अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सको। तो जिससे मैंने देखा है कि गूगल भी ऐसे लोगों को हायर करता है जिनके स्किल्स अच्छे हों एंड लेट्स से उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, बट वो 1% होगा या 0.1% होगा। अगर तुम्हें लगता है तुम उस उतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतर सकते हो 0.1% वाली मार्केट में, then you should go. Otherwise degree actually matters, right? आपका रिज्यूमे ही कहीं सेलेक्ट नहीं होगा, right? मोस्टली जगह आप जब भी देखो तो दे आस्क कि आपने बीटेक किया हो, आपने BCA MCA किया हो, आपने MTech किया हो, मतलब जिस हिसाब से प्रोफाइल होती है उस हिसाब से दे प्रेफर की डिग्री हो। एंड इवन आई वुड से कि एक लेवल के बाद लेट्स से अब आपको एज अ सीनियर पोजीशन पे जाना है, आपको VP बनना है, तो वहाँ पे भी आपकी डिग्री बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास सिर्फ BCA है एंड एक साथ में कंपटीशन है जिसके पास एक MBA की डिग्री है, लेट्स BTech प्लस MBA है, इधर BCA प्लस MCA है, तो भी आई गेस ये MTech वाली को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, बिकॉज ये मैटर करता है, डिग्री मैटर्स, राइट? बट एट द सेम टाइम BCA प्लस MCA है, उसके स्किल्स ज़्यादा हैं, MBA है बट उसके स्किल्स ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। सो दिस इज नॉट समथिंग टू कंपेयर विद, बट डिग्री प्लस स्किल्स इज इम्पोर्टेंट। राइट, आई अग्री। और आई थिंक अगर लेट्स से, क्योंकि मेरी ऑडियंस में मुझे पता है काफ़ी लोग हैं जो BSc कर रहे हैं या फिर BCA कर रहे हैं या फिर 12th करके उन्होंने कुछ स्किल्स पे ध्यान दिया है, कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसे आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। काफ़ी देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स एंड कंपनीज जो कि प्योरली स्किल के बेस पर भी हायर करती हैं, और ये लिस्ट मैंने पास्ट में भी शेयर किया है आपके साथ। आप कमेंट में बताना अगर आपको नहीं मिली है वो लिस्ट, आई विल अगेन पेस्ट इन दी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा एक स्टोरी मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। जब मैं ओपन सोर्स करती थी तो वहाँ पे एक लड़की थी, शी यूज टू प्ले क्रूज पे ऐसे व्हाट डू वी से, हाँ राइट, ऐसा कुछ लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, एग्जैक्टली नॉट वायलिन बट शी यूज टू प्ले समथिंग, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के क्रूज पे शी यूज टू प्ले। एंड उसके पास कोई मतलब एजुकेशन का ऐसा स्ट्रॉन्ग वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, बट शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, मतलब स्कूलिंग उसने करी थी, और ये इंडिया की नहीं थी वो, एज आई सेड ओपन सोर्स करती थी मैं, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया की ये स्टोरी है। एंड उसने कोडिंग बूट कैम्प ज्वाइन करा था, सिर्फ 3 या 4 महीने का ऐसा कुछ था, एंड वहाँ से शी लर्न वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद उसने मतलब वही ओपन सोर्स में आई थी जहाँ पे मुझे पता चला था उसके बारे में, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करती थी और स्टार्टअप्स में छोटे मोटे ऐसे एज वेब डेवलपर काफ़ी काम किया, और अभी वो ऊबर में है एंड हर पैकेजेस क्वाइट गुड। तो आई थिंक अगर आप स्किल्ड हो और थोड़ा आपका, यहाँ पे मैं लक फैक्टर ही बोलूँगी यार, क्योंकि हमेशा नहीं हिट होती हैं चीज़ें, राइट? कई बार मैंने देखा है लोग काफ़ी स्किल्ड होते हैं बट बिकॉज वो डिग्री वाले कॉन्स्टेंट की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट? और कई बार ऐसा भी होता है कि 12th ड्रॉप आउट हो आप, बट बहुत बढ़िया कमा पा रहे हो, बिकॉज वही है, कई बार ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आप चीज़ें जो चाह रहे हो बिल्कुल वैसी हो रही हैं, तो वही चीज़ है। मतलब डिग्री इज गुड बट साथ में स्किल्स आना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज डिग्री वाले तो कितने पढ़े यार, मतलब विदाउट स्किल्स आप डिग्री का क्या ही करोगे, हाँ। है ना? एंड स्किल्स हैं बट अगर आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो विदाउट डिग्री आप क्या कर लोगे? एंड अगेन अगर आपको बिल्कुल एंटरप्रेन्योर साइड ऑफ थिंग्स में जाना है, फ्रीलांसिंग आपको बहुत ज़्यादा करना है, ये सब करना है, तो वहाँ पे फिर आप कर दो ड्रॉप आउट, आई डोंट थिंक, मतलब क्योंकि आपको अपना ही पूरा स्क्रैच से बिजनेस खड़ा करना है, तो आप खुद के मालिक हो, तो हु केयर्स, राइट? ठीक है, अब मूविंग अहेड, आप लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हो, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऑडियंस को क्या कोई फ़ायदा मिलेगा अगर वो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे थोड़ा एक्टिव होते हैं, जिनको जैसे इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, जिनको क्लाइंट्स चाहिए, क्या उन्हें लिंक्डइन पर आना चाहिए? उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अगर आपको जॉब देखनी है लिंक्डइन,
फ्रीलांसिंग करनी है, लिंक्डइन। अगर आपको लेट्स से कल को कंटेंट क्रिएटर बनना है, लिंक्डइन। आपको अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मेंटोर चाहिए, लिंक्डइन। अगर आपको आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो और लेट्स से आप लेट्स से यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट, या कोई भी आपकी ऐसी स्किल्स है और आप किसी दूसरे फ्रीलांसर के साथ काम करना चाहते हो, उनके मेंटी बन के, लिंक्डइन। मैं पता है मेरे माइंड में क्या आ रहा है मतलब लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हु इज द फाउंडर, आई डोंट नो, मतलब जिसने भी सोचा होगा उसने ऐसा प्लेटफॉर्म सोचा है, काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ इसका कितना स्ट्रांग है, मतलब एवरीवन टॉक्स कि भाई लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल बना ले, अपने मेंटी को जाके बोलते हैं सब लोग, सबको बताते हैं जॉब चाहिए लिंक्डइन पे जाके बना ले। तो वो बंदा भी कितना स्ट्रांग, उसने सोचा होगा कि एक ऐसा पोर्टल बनाओ जो कि लोग अपने आप ही फ्री प्रमोशन करते हैं, राइट, लाइक हर दूसरा प्रोफेशनल बंदा इस प्लेटफॉर्म पे है, हाँ। और जो अभी के टाइम पे नहीं है, यू गाइज आर लैकिंग बिहाइंड। पहले ऐसा नहीं होता था कि कॉलेज स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे होते थे, बट आज के टाइम पे इट्स मैंडेटरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे हर रिक्रूटर आपका लिंक्डइन चेक करता है। अभी चेक करते हो, जैसे किसी का इंटरव्यू है तो अच्छा मैं चेक करती हूँ, मैं रिज्यूमे ज़रूर देखती हूँ, बट मुझे एक्चुअली मुझे उसकी चीज़ें पता चलती है ना, वो लिंक्डइन से पता चलती है। एग्जैक्टली देखते हो? मैं लिंक्डइन पे बहुत सी चीज़ें देखती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, प्रोफाइल और पोर्टफोलियो वगैरह तो देख लिया, आपका जो हम बाकी चीज़ें बोलते हैं कि बैनर डालो, प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो डालो, दैट इज़ जस्ट फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। बट मैं जाके कमेंट सेक्शन देखती हूँ। मैं एक्चुअली बंदे को जानना चाहती हूँ कि वो बंदा किस टाइप का है, क्या वो उसके ना कमेंट से पता चल जाएगा कि क्या वो मेरी टीम में आने के लायक है या नहीं। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव काफी करते हैं। हाँ, क्या मेरी कल इससे बनेगी कि नहीं, समझ रहे हो आप। कई बार ऐसा हुआ भी है कि मैंने सिर्फ इस बेसिस पे रिज्यूमे रिजेक्ट किया है कि उसके कमेंट्स बहुत नेगेटिव थे, ट्रोल करना एंड ऑल। तो मैं तो नहीं सेलेक्ट कर सकती अपनी टीम के लिए, क्योंकि एटीट्यूड मैटर्स। आई थिंक हर इंसान ये सब बेसिक चीजें चेक करता ही है। मतलब आप एक ऐसे बंदे को अपनी टीम में, अपनी कंपनी में हायर कर लो जो कि जिसके एथिक्स ही ना सही हो, तो फिर कैसे चलेगा? आप उसके साथ कल को काम ही नहीं कर सकते, चाहे वो टेक्निकली बहुत अच्छा बंदा हो, राइट, बट अगर आप काम ही नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। आई एग्री। तो जियो में आने का क्या प्रोसेस है, मतलब एक काइंड ऑफ रोड मैप, अगर किसी को एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आना हो या फिर कोई और रोल पे, तो क्या होता है पूरा प्रोसेस, एंड क्या आप मेरी ऑडियंस का किसी भी तरीके से हेल्प कर पाओगे, लाइक रेफरल या फिर ऐसा कुछ? ठीक है, सो 2 टाइप फ्रेशर्स की स्पेशली बताऊंगी। 2 तरह से हायरिंग होती है। एक तो कॉलेजेस में, ठीक है, वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने बस TPO से बात कर लो अगर पॉसिबल होगा तो। और सेकेंड वे, अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो जियो की करियर पोर्टल है, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ऑब्वियसली यू शुड आस्क फॉर रेफरल थ्रू लिंक्डइन, राइट। तो रेफरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको ये पता चल जाता है ना, ये जो हायरिंग हो रही है ये किस टीम में हो रही है, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। वहाँ के सीनियर से कनेक्ट करो डायरेक्टली। डोंट गो विद लाइक कि ठीक है मैं फ्रेशर हूँ तो मैं SD1 को रिज्यूमे भेजता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि लिंक्डइन पे अगर आप जितना एक्टिव रहोगे ना, जितना नेटवर्क बनाओगे, जितना बड़े लोगों से कनेक्ट करोगे, वो आपको कल को बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो अगर कल को मान लो मेरी टीम में ओपनिंग है और मेरे पास सामने से रिज्यूमे चल के आ रहा है थ्रू लिंक्डइन, तो आई वुड डेफिनेटली गिव अ थॉट ऑन दैट कि अगर CV भी मैच कर रहा है एंड ये सेम ही रोल है तो वाई नॉट, राइट। और क्या रेफरल से कुछ ऐसे आसान हो जाता है चीज़, क्या प्रोसेस होता है? यस, सी यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है ऑब्वियसली। जब आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो चीज़ें थोड़ी सी बड़े लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग होती है, राइट। बट ऑब्वियसली रेफरल से एटलीस्ट आपका वो जो रोड ब्लॉकर था ना, जहाँ पे आपका CV ही सेलेक्ट नहीं हो रहा था, एटलीस्ट वो क्रॉस हो जाता है। अच्छा। आपको कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे HRs हैं वो रेफरल वाले पोर्टल पे जितने रिज्यूमे होंगे उनको पहले चेक करते हैं और बाद में ऐसे वाले ऐसा कुछ होता है फिर क्या हाँ, सो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये वाला पॉइंट तो होता ही है कि रेफरल वाले पोर्टल्स हमेशा पहले चेक किए जाते हैं, बट मेरे पास किसी का आया था फॉर रेफरल, एंड एक जॉब ओपनिंग थी, मेरी वर्टिकल में नहीं थी बट किसी दूसरे वर्टिकल में थी। वर्टिकल मतलब दूसरी टीम में? दूसरे टीम बोल सकते हो आप। जैसे जियो के अंदर भी ना, जैसे आजियो है, जियो फाइनेंस है, देन जियो हेल्थ हब है, तो ये सारे डिफरेंट ही वर्टिकल हो गए, है ना। बट मैं जियो हेल्थ हब में हूँ, ठीक है। तो विद इन जियो आपके
लाइक 100+ वर्टिकल्स हैं, मोर देन 100+, मतलब काफ़ी है। एक बट क्वेश्चन बीच में, अंबानी से मिले हो? हाँ नहीं ठीक है, कंटिन्यू। अभी तक नहीं ठीक है, तो कहाँ थे? वर्टिकल्स आप बता रहे थे, आप हाँ। जियो हाँ, हेल्थ। तो मेरे पास एक रिज्यूमे आया था एंड जियो में दूसरे वर्टिकल में ओपनिंग थी। तो बट ये पता था कि कौन बंदा हायर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली उनको पिंग किया टीम्स अच्छा, में, nice. ठीक है। एंड मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि दिस इज़ दी लाइक पोस्ट एंड वन ऑफ माई फॉलोअर हैज़ शेयर्ड इट। तो फिर मैंने उनका रिज्यूमे शेयर किया कि डू यू थिंक इट्स लाइक यू कैन Apt for this लाइक role. एप्ट फॉर दिस रोल। देन ही चेकड इट एंड मतलब उन्होंने ऑब्वियसली मना कर दिया डायरेक्टली, बट एटलीस्ट दैट पर्सन उसको वेट नहीं करना पड़ा कि उसका रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, किस रीज़न से नहीं हुआ, बिकॉज ईजिली मैंने बता दिया कि यार ये रीज़न है, यहाँ पे शायद गेम डेवलपमेंट की ओपनिंग थी तो वो मैच नहीं कर रही थी। तो अगर आप इस तरह से जाते हो तो यू नो बहुत ही इजी है रेफरल्स मिलना। एक तो होता है पोर्टल के थ्रू, है ना, कि आपने किसी को बोल दिया। सॉर्टेड है, सीधे जिस जो हायर कर रहा है उसको ही मतलब कर दो कि हाँ भाई। हाँ, लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं क्योंकि इसमें ना कई बार ऐसा होता ही नहीं आपके पास कि ये मतलब मेरे रिज्यूमे बात कर लो। देखो, अगर पता है कि कौन हायरिंग कर रहा है तब तो आप एक बार को बात कर सकते हो, बट बड़ी कंपनीज में ना ऐसा होता नहीं है कि वो बंदा खुद आके पोस्ट डाल रहा हो। वो जनरली तब होता है जब अर्जेंटली कोई हायरिंग चल रही हो कि नहीं हमें तो बहुत जल्दी चाहिए बंदा, है ना, तो उस टाइम पे। अदरवाइज तो वो लॉन्ग प्रोसेस ही है कि आप करियर पोर्टल्स के थ्रू आ सकते हो, आप एजेंसीज के थ्रू आ सकते हो, या मल्टीपल वेज। ठीक है। तो जैसे जियो के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोग को ऐसे इनविटेशंस आते हैं जो इवेंट होते हैं, जैसे मानी कि या फिर ऐसे कोई शादी वादी ऐसा कुछ इवेंट में इनवाइट होते हो आप लोग? यार अभी तक तो नहीं हुए, बट मैंने सुना था। लोग हैं ना? बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा है, बट मैंने सुना है कि कुछ लोग गए थे। तो मे बी पोजीशन उनकी ज़्यादा होगी, बट अभी तक हम तो नहीं गए यार शादी में। ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि गैप जो होता है रिज्यूमे में वो क्या अफेक्ट कर रहा होता है करियर को? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी इजीली जॉब लोगों की नहीं लग पाती है। जैसे 1 साल गैप आ गया, 2 साल गैप आ गया, ऐसा कुछ, या फिर इवन जैसे आप काम कर रहे हो फिर अचानक फैमिली इशू की वजह से थोड़ा गैप लेना पड़ गया। तो क्या ये चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं करियर को, प्रमोशन को, जॉब मिलने वाली चीज़ को? टू बी वेरी फ्रैंक, कर रही होती है, बट ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि कर रही होती है, बट अब पॉइंट है कि उस ऑब्स्टेकल से बाहर कैसे आए, उस रोड ब्लॉकर से बाहर कैसे आए। तो पहली बात तो जो आपका लेट्स से 6 मंथ्स का गैप है, ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। कितने टाइम के गैप को गैप माना जाता है? 2 महीने को भी गैप मानते हैं? नहीं, मैं तो कभी भी जब नई कंपनी ज्वाइन करती हूँ तो 1-1.5 महीने का तो गैप ले ही लेती हूँ, राइट। तो 1-2 महीने वाला गैप नहीं होता। 6 मंथ्स आपने कुछ नहीं किया, वो एक गैप हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका लेट्स से 6 मंथ्स का गैप है तो पहली चीज़ तो आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। आप उस टाइम पे ना एकदम आइडल मत बैठो। अगर आपको पता है कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो आप एटलीस्ट उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करते रहो, राइट। कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट कर ली, कुछ सीख लिया, कुछ कोर्सेज कर लिए, वो सारी चीज़ें करते रहो। सेकेंड थिंग, देयर आर मैनी कंपनीज जो कि ऐसे विमेन को स्पेशली हायर करती हैं जिनका मोर देन 6 मंथ्स का गैप होता है। हाँ, वो क्या एसेंचर, IBM, ओरेकल, सैप, मतलब काफ़ी कंपनीज है, वो प्रोग्राम्स निकालती रहती है। ऐसे कुछ वुमेन बैक ऐसे करके कुछ, राइट। तो कम बैक फ्रॉम ब्रेक ऐसे करके कुछ कैंपेन्स होते हैं। करेक्ट। तो काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक रील भी शेयर की है। अच्छा। वो भी लाइव होने वाली होगी या हो गई होगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मैटर करता है, बट इवेंचुअली आप उससे बाहर आ सकते हो। ठीक है, सॉर्टेड। अब मैं ऑडियंस के लिए ये जानना चाहूँगी आपसे, क्या कोई ऐसे ऑनलाइन तरीके आपको पता है? क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे उस पर जिसमें उन्होंने पूछा था कि घर पे मुझे वैसे बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो मेरे पास घर पे वाईफाई लैपटॉप है, तो क्या मैं पैसे अर्न कर सकती हूँ? तो ऐसे कोई आपके पास इजी तरीके या फिर ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहोगे? यार एक चीज़ बोलूँगी, इजी नहीं है बट लाखों में अर्न कर सकते हो। समझ रहे हो, कुछ भी इजी नहीं है। अगर आप ये सोचो ना कि यार आप बस घर बैठे और खा रहे हो, तो भाई फिर तो रेंटल इनकम ही है, ठीक है। घर लिया, चढ़ाया, रेंट, जनरेशन वेल्थ आ रही है, आप बस चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, वो तो तभी पॉसिबल है। बट जहाँ
अगर आपको अर्न करना है तो आप ऑब्वियसली थाउजेंड्स घर बैठे आराम से बना सकते हो। बाकी आपके स्किल्स एंड ऑल पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हो। इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि मैंने अभी एक बैच स्टार्ट किया है रिसेंटली वेयर आई एम हेल्पिंग पीपल कि हाउ दे कैन अर्न थ्रू लिंक्डइन, राइट। तो वो एक 30 डेज का कोर्स है जिसमें उनको पूरा स्टार्टिंग से सिखाऊंगी कि पहले तो काफ़ी लोग को पता ही नहीं कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी कैसे है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब ही क्या होता है। वो लाइव कोर्स है या फिर मतलब वो लाइव कोर्स होगा। सो जिसको भी लाइक करना है वो मेरे इंस्टाग्राम पे करियर विद हिना पे जाके कमेंट कर सकता है या फिर मुझे डीएम कर सकता है वहाँ पे बैच। तो मैं वो डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दूंगी जिसमें आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग एंड एटलीस्ट आई वुड से कि आप घर बैठे कुछ तो कमाना स्टार्ट कर ही दोगे डिपेंडिंग ऑन कि क्या स्किल्स हैं आपकी, राइट। बट या मतलब आप लिंक्डइन, अगर मैं सिर्फ लिंक्डइन की बात करूँ तो आप प्रमोशन से कमा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग से कमा सकते हो, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके कमा सकते हो, क्लाइंट्स क्रैक करके राइट। लाइक अब तो बहुत इजी ऑप्शंस है। आप किसी के लिए पीपीटी बना के कमा सकते हो, राइट। आप किसी के सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। बहुत वेज हैं, बस हमें ना पता नहीं होता है कि एक्चुअली पे क्या चीज़ें वर्कआउट करेंगी क्या नहीं करेंगी। और वर्कआउट क्या करेंगी जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। करेंगे, और पहले के ज़माने में काफ़ी मुश्किल होता था मेरे ख्याल से, जब ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं थी, होती ही नहीं फिर थी। आपको ऐसे जाकर जॉब ढूंढना पड़ता था, रेज्यूमे लेके आप अलग अलग कंपनी में जाते थे, ऑफलाइन इंटरव्यूज, वॉक इन इंटरव्यूज होते थे। और वो काफ़ी मुश्किल, आई थिंक लड़कियों के लिए खासतौर पर बहुत एक अलग चीज़ थी, क्योंकि हो सकता है आपके घर से आपके साथ कोई ना जा रहा हो तो आपको भी जाने में डर लग रहा हो वहाँ पे जाकर इंटरव्यूज देना और वो सब। और आई थिंक लड़की नहीं, लड़के के लिए भी, मतलब कहाँ जा रहे हो आप, कैसे इंटरव्यू दोगे, अब वो सब चीज़ें कितनी बैरियर्स हट गए हैं। राइट। ऑनलाइन आप लैपटॉप पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें अगेन थोड़ा सा अलर्ट ये रहना है कि स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। इवन लिंक्डइन पे भी कुछ लोग ऐसे कमेंट में आके कुछ पे लिंक चिपका देते हैं कि यहाँ से जॉब ले लो, भी वैसे लिंक पे क्लिक ही मत करो। मतलब वो तो प्रॉपर दिख जाता है कि वो स्पैम है, राइट। तो वही चीज़ है, मतलब ये सब चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहकर आप काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। एक स्किल सीखकर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए डोर्स ओपन कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहोगे, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इंटर्नशिप जॉब के लिए, पैसे कमाना चाहते हैं, कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा जो आपके लिए हमेशा काम करता है? सक्सेस मंत्रा नहीं बोलूँगी, बट एक दो चीज़ें हैं जो आप अप्लाई ज़रूर करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, राइट। ये मैं सबको बोलती हूँ कि हम ना एक दिन लाइक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं वो कर लूँगा, और दूसरे दिन से ऐसे बस फिर से रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो वो मत करो, एक रोड मैप बनाओ एंड उसको फॉलो करो। सेकेंड थिंग, जो रोड मैप बना रहे हो आप ना, उसको एक तो छोटे छोटे क्वार्टर्स में बनाओ। लाइक वीकली मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मंथली मुझे ये करना है, नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 5 ईयर का गोल ये होना चाहिए। आप एक दिन लो पूरा, उस दिन कुछ मत करो, कोई टास्क मत करो, लेकिन ये रोड मैप आप बनाओ। आपका विजन, आपका ना पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी, फिर आपके एक्शंस भी उसी के हिसाब से एग्जैक्टली। एंड सेकेंड और थर्ड थिंग जो भी बोलो, जो सौम्या भी बहुत बोलती है, मैंने उन्हें सुना है बोलते हुए कि स्किल्स नहीं होंगी तो ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी स्किल्स को ना फाइंड आउट करो, एंड ऐसे वो घर बैठे रील स्क्रॉल करते हुए नहीं मिलेगा। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। एंड अगर अभी आप कॉलेज में हो तो ये तो बेस्ट टाइम है ट्राई करने का, बिकॉज मैंने काफ़ी लोग को देखा है जो कॉलेज से निकलते हैं, उसके बाद 4 साल लगाते हैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में, देन करियर के 4 साल बाद उन्हें पता चलता है कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, इसमें तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। बट अगर अभी आप कॉलेज में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, हर चीज़ पे हाथ पैर मार दो। फेल ही तो होगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट टाइम रहेगा आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का। राइट। यस, दिस इज अ मैसेज फॉर द ऑडियंस। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हिना जी, थैंक यू सो मच। आप आए और व्हेनेवर आई मीट यू बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ऐसे अपना, आई डोंट नो, मे बी इलाहाबाद से हो इसलिए यूपी से इसलिए, या फिर फॉर सम रीज़न बहुत अपनापन सा लगता है। आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी इंसाइट्स मिला होगा आज के पॉडकास्ट से। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं हिना जी के लिए, आप कमेंट्स में डाल सकते हो।
आई विल मेक श्योर कि वो अपने बिजी शेड्यूल से आएँ, कमेंट्स चेक करें और आपको रिप्लाई ज़रूर दें। कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। एंड डू फॉलो हर, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो शेयर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।